ये क्लास 6 के जो आपकी SCERT बुक है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग पॉलिटी के कुछ चैप्टर्स को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को और देख लेते हैं जो पहला अध्याय है वो कौन सा है। तो देखिए हमारे चैप्टर का नाम है विविधता की समझ। जो विविधता की समझ है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है कि कौन कौन सी विविधताएँ होती हैं, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। देखिए इसमें बहुत सारे अनयूजुअल चीज़ें भी हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में नहीं आने हैं, तो हम सारी चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे। कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी हम लोग सिर्फ उनको ही पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है कि विविधता हमारे जीवन को समृद्ध करती है। कैसे-कैसे विविधताएँ होती हैं, जैसे बिहार के लोग जो होते हैं वो लिट्टी-चोखा खाना पसंद करते हैं, वहीं पंजाब के लोग जो होते हैं वो मक्के की रोटी खाना पसंद करते हैं और सरसों का साग खाते हैं। पश्चिम बंगाल के जो लोग होते हैं मछली और चावल बड़े चाव से खाते हैं। दक्षिण भारत राज्य के जो राज्य होते हैं तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ के लोग क्या खाते हैं, इडली खाते हैं, डोसा खाते हैं और सांभर खाते हैं। तो आप देख रहे हो कि जो भारत देश है उसमें कई सारी विविधताएँ देखने को मिल रही है। यहाँ भोजन में भी विविधताएँ देखने को मिल रही है। आगे हम लोग देख लेते हैं जो बिहार है उसका एक पर्व है, उसको हम लोग छठ बोलते हैं। तो पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि बिहार जो छठ पर्व है वो कहाँ का है, तो बिहार का है। पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा बहुत ज़्यादा फेमस है, तो जो दुर्गा पूजा होती है वो पश्चिम बंगाल में मनाते हैं। महाराष्ट्र का कौन सा है, गणेश उत्सव, और केरल का है आपका ओणम। वहीं झारखंड की बात करें तो वहाँ जो सरहुल पर्व है वो मनाया जाता है। तो यहाँ भी आपको पर्वों में भी क्या होती है, विविधता देखने को मिल रही है। हम लोग इन पॉइंट जितने भी पॉइंट हैं सबको याद कर लेंगे। आगे है कि विविधता के प्रति सम्मान करना चाहिए हमें। देखिए इसमें कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है कि बिहार न सिर्फ हिंदी बल्कि भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका और वज्जिका इत्यादि भाषाएं बोली जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो भाषाएं होती हैं उसमें विविधता देखने को मिलती है। यहाँ पे दिया गया है आपका कि जो भारत है उसमें 1652 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती है। संविधान की 8वीं अनुसूची, ये इम्पोर्टेंट है कि किस अनुसूची में भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को, 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। यहाँ पे कुछ भाषाएं दी गई है और जो है कुछ राज्य के नाम दिए गए हैं और उनमें जो बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं उनको दिया गया है। तो देखिए जो बिहार होता है हमने पढ़ लिया है कि मगही, मैथिली, अंगिका और बज्जिका होती है, साथ में भोजपुरी भी होती है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो उत्तर प्रदेश होता है वहाँ हिंदी बोली जाती है। पंजाब में पंजाबी होती है, कर्नाटक में कन्नड़ होता है, तमिलनाडु में तमिल होता है, केरल में मलयालम होता है, पश्चिम बंगाल में बंगाली और अंग्रेजी बोली जाती है। वहीं उड़ीसा की बात करें तो वहाँ पे उड़िया, मणिपुर में मणिपुरी, आसाम में असमिया, गुजरात में गुजराती और महाराष्ट्र में मराठी। तो हमें याद है कौन कौन सा रखना है। देखिए अधिकतर जो बोलियां हैं वो क्या है कि राज्य के नाम पे ही हैं। तो हमें याद करना है बिहार का, क्योंकि हम लोग बिहार का एग्जाम देने वाले हैं तो बिहार का याद होना जरूरी है। मगही, मैथिली, अंगिका और बज्जिका। साथ में हम लोग कर्नाटक का याद कर लेंगे और केरल का, पश्चिम बंगाल का और महाराष्ट्र का। आगे देख लेते हैं। देखिए आगे है कि समाज में व्याप्त अशिक्षा, अविश्वास, अंधविश्वास, गरीबी, स्वार्थ इत्यादि कारण भेदभाव देखने को मिलते हैं, असमानता देखने को मिलती है। ये भेदभाव अमीर, गरीब, पढ़े लिखे और अनपढ़, सवर्णों एवं दलित महिलाओं और पुरुषों का हो सकता है। यहाँ भेदभाव भी देखने को मिलता है। देखिए लैंगिक असमानता के बारे में बताया गया है कि जो बेटी और बेटा में जो हम लोग भेदभाव करते हैं उसको बोला जाता है लैंगिक असमानता। आगे देख लेते हैं। आगे दिया है भीमराव अंबेडकर के बारे में दिया गया है कि जो भीमराव अंबेडकर थे उनका जो जन्म हुआ था वो महार जाति में हुआ था। इसको हम लोग याद रखेंगे। ये किस जाति के थे, महार जाति के थे। बाकी इनके बारे में कुछ उतना पढ़ना नहीं है। यह है कि लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं धार्मिक क्रियाकलापों से वंचित रखा गया था। इसलिए जो अंबेडकर साहब थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया था अछूतों को न्याय दिलाने के लिए। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे संविधान का जो प्रस्तावना है वो दिया गया है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को। देखिए यहाँ न्याय के बारे में बात किया गया है। कौन कौन सा न्याय है, 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय है। और क्या है कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। आगे देख लेते हैं समानता की बात किसमें है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, मतलब 2 प्रकार की समानता के बारे में बात की गई है। और फिर आगे है कि उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, ये डेट याद रखना है, माघ शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को तदेव इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और
आत्मार्पित करते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ एक कविता दिया गया तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये जो आपका पहला चैप्टर था वो पहला चैप्टर आपका खत्म हो गया है। यहाँ दिया है चैप्टर नंबर 2 ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप। जो ग्रामीण लोग होते हैं उनका जीवन यापन कैसा होता है उनके बारे में हमें देखना है। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ ही पॉइंट है जो कि जानने लायक है, तो देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे दिया गया है एक सीमांत किसान। सीमांत किसान के बारे में जानना है हमें कि जो सीमांत किसान होते हैं वो कैसे होते हैं। तो देखिए पढ़ लेते हैं। यहाँ क्या है, जो सीमांत किसान होते हैं उनके पास 1 एकड़ ज़मीन होती है। हमें ये याद रखना है कि जो सीमांत किसान होते हैं उनके पास क्या होती है, 1 एकड़ ज़मीन होती है। उनके पास खेती करने के लिए आधुनिक उपकरण नहीं होते हैं, ये हमें याद रखना है। तो जो सीमांत किसान के बारे में दिया गया है कि इनके पास 1 एकड़ ज़मीन होती है, खेती करने के लिए आधुनिक उपकरण नहीं होते हैं। और जो सीमांत किसान होते हैं उनको आसानी से कर्ज भी नहीं मिलता है। आगे देख लेते हैं। सीमांत किसान के बारे में हो गया कि 1 एकड़ ज़मीन होती है। अब अगला हमारा है कि एक जो बड़ा किसान होता है उसके पास क्या क्या होता है। बड़ा किसान, तो बड़े किसान हैं जिनके पास 30 से 40 एकड़ तक ज़मीन होती है। यहाँ पे 30 से 40 एकड़ तक ज़मीन है। ट्रैक्टर टाली वगैरह भी होते हैं इनके पास और इन्हें आसानी से जो है कर्ज मिल जाता है। वैसे कर्ज लेने की ज़रूरत उनको पड़ती नहीं है। और ये क्या करते हैं, जो बड़े किसान होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने पास 1 या 2 मज़दूर रखते हैं, साल भर के लिए रखते हैं, जिन्हें हम लोग हलवाहा कहते हैं। तो पूछ सकता है हलवाहा किसे कहते हैं। तो जो बड़े किसान लोग होते हैं वो अपने खेतों में काम करने के लिए मज़दूर रखते हैं साल भर के लिए, उन्हीं को हम लोग हलवाहा कहते हैं। आगे देख लेते हैं कृषक मज़दूर के बारे में बात किया गया है कि जो कृषक मज़दूर होते हैं वो कैसे होते हैं। तो देखिए नाम है कृषक और मज़दूर, तो ये क्या करते हैं, जिनके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं होती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग कृषक मज़दूर कहते हैं। हमें ये देखना है कि जो कृषक मज़दूर होते हैं उनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती है। आगे है कि ग्रामीण परिवार में बहुत कृषक मज़दूर ऐसे हैं जो थोड़ा पैसा कमाते हैं, जिनके पास गुजारा नहीं, जिससे उनका गुजारा नहीं होता है। इस कारण वे गैर कृषि कार्य, जो गैर कृषि कार्य होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे टोकरी बनाना हो गया, मिट्टी के बर्तन हो गया, झाड़ू, ईंट, सूप, पंखा, चटाई आदि बनाकर अपना जीवन यापन करना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, गैर कृषि कार्य बोलते हैं, जो कि कृषि कार्य से अलग होता है। यहाँ पे दिया गया है गैर कृषि कार्य कौन कौन से हैं। आगे बढ़ जाते हैं, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है वो भी खत्म होने वाला है। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया था जो कि थोड़ा सा अच्छा था तो मैंने ले लिया। तंबाकू का सेवन करने वाले व्यक्ति तंबाकू सेवन नहीं करने वाले व्यक्तियों से 10 वर्ष अधिक बड़े होने का अनुभव करते हैं और 10 वर्ष पहले मरते हैं। मतलब जो तंबाकू का सेवन करता है वो 10 वर्ष पहले मर जाता है। आगे दिया गया है सिगरेट में 4000 रासायनिक तत्व, 200 ज्ञात विष और 60 कैंसर पैदा करने वाले एजेंट होते हैं, इसलिए जो तंबाकू होता है उसका सेवन नहीं करना चाहिए। आगे हमारा तीसरा चैप्टर है शहरी जीवन यापन के स्वरूप। जो शहर के लोग होते हैं वो कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है कि बिहार की राजधानी पटना है। सबको पता है कि जो बिहार की राजधानी है वो क्या है, पटना है। तो यहाँ पे दिया गया था तो मैंने इसको हाईलाइट कर लिया। यहाँ है कि स्वरोजगार, मतलब स्वरोजगार का मतलब क्या होता है, ऐसे व्यक्ति जो रोजगार नहीं देता है, दूसरों को रोजगार नहीं देता है, अपना सिर्फ काम करता है, उसे हम लोग बोलते हैं स्वरोजगार। ये रोज खरीदते हैं, रोज बेचते हैं, इनकी आय मजदूर जैसी होती है, ये अपना व्यवसाय खुद चलाते हैं। इन सभी व्यापारियों को पटरी वाला व्यापारी कहते हैं। मतलब जो पटरी वाले व्यापारी होते हैं वो क्या करते हैं, रोज सामान को खरीदते हैं और रोज बेचते हैं। इसी प्रकार इनका जीवन यापन चलता रहता है। आगे देखिए एक दिया गया है श्याम नारायण, एक रिक्शा चालक जो कि कैसे कैसे काम करता है उनके बारे में दिया गया है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। आगे हमारा है बुक की दुकान, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ 2 लोग बात करते रहते हैं बस। आगे है दुकानें पक्की होती है, इनके पास नगर निगम के लाइसेंस होते हैं, नगर निगम के अनुसार इनकी दुकान 1 सप्ताह में 1 दिन बंद होती है। तो जो बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं उनके पास क्या होती है, लाइसेंस होती हैं, उनका जो दुकान होता है सप्ताह में 1 दिन जो होता है वो बंद होता है। आगे देख लेते हैं जो फैक्ट्री में काम होता है, यहाँ पे दिया गया है फैक्ट्री में लोग कैसे कैसे काम करते हैं, तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। दफ्तर में कैसे लोग काम करते हैं वो भी दिया गया है कि जो दफ्तर में काम करते हैं उनको अवकाश आराम से मिल जाता है, जो सरकारी काम करते हैं उनको अवकाश मिल जाती है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे भी तंबाकू के बारे में दिया गया है, तो देख लेते हैं। पहला हमारा पॉइंट है सभी तंबाकू उत्पाद जो होते हैं वो हानिकारक होते हैं। दूसरा है कोई भी तंबाकू उत्पाद किसी भी मात्रा में सुरक्षित नहीं है। तीसरा है बीड़ी उतनी ही हानिकारक है जितनी कि सिगरेट। मतलब सिगरेट और जो बीड़ी है वो दोनों क्या है,
बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। अगला है सेकेंड हैंड धूम्रपान भी जानलेवा होता है। अगला है तम्बाकू चबाने से मुंह के कैंसर सहित कई रोग हो सकते हैं, तो तम्बाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। अगला हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 लेन देन का बदलता स्वरूप। देखिए लेन देन जो होता था पहले क्या होता था, वस्तु से वस्तु का विनिमय होता था, उसके बाद क्या होने लगा, हम लोग पैसे दे करके सामान को खरीदने लगे। तो यहाँ पे कुछ खास नहीं था। यहाँ है कि जब किसी वस्तु की खरीद बिक्री दूसरी वस्तु के माध्यम से किया जाता है तो उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। इसका मतलब किसी एक वस्तु को दे करके कोई दूसरी वस्तु खरीदना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत ये है कि हम लोग जैसे मान लीजिए चावल को देकर गेहूँ खरीद रहे हैं, तो जो चावल है उसका स्टोरेज हम लोग कैसे करेंगे, इतना सारा चावल कहाँ रखेंगे, तो इसमें क्या होती, दिक्कत होने लगती थी। वस्तु विनिमय प्रणाली में संचय अर्थात जमा करके रखने का काम केवल वस्तुओं के रूप में किया जा सकता है। इस प्रणाली में संचय कठिन होता था। इस प्रकार इस प्रणाली में संचित मूल्य या संपत्ति जो वस्तु के रूप में होती थी उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में भी काफ़ी कठिनाई होती थी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, विनिमय प्रणाली कहते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे है कि जब किसी वस्तु की खरीद बिक्री मुद्रा अथवा रुपए पैसे के माध्यम से किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, मुद्रा विनिमय कहते हैं। मतलब जब वस्तु से वस्तु का विनिमय कहते हैं तो उसको वस्तु विनिमय कहते हैं। जब हम लोग किसी चीज़ के बदले पैसे देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रा विनिमय कहते हैं। यहाँ दिया गया है कि प्राचीन काल आखेड़ युग जिसको बोलते हैं, जब मनुष्य जानवरों के शिकार द्वारा जीवन यापन करता था तो तब जो है पशुओं की खाल या चमड़ा का प्रयोग करते थे मुद्रा के रूप में। मतलब क्या करते थे, पशुओं के खाल चमड़ा इत्यादि को दे करके कुछ सामान ले आते थे। लेकिन क्या हुआ, बाद में चारागाह युग में जब वो पशुओं का पालन करने लगे, चराने लगे उसको, तो फिर पशुओं का प्रयोग करने लगे मुद्रा के रूप में। मतलब पशु को देते थे और उसके बदले में सामान लेते थे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मनुष्य खेती करने लगा तो अनाज का प्रयोग भी मुद्रा के रूप में होने लगा, जैसे गेहूँ के बदले में चावल व ऐसे। तो इसे हम लोग कहते हैं वस्तु मुद्रा। बाद में क्या हुआ, वस्तु मुद्रा के बाद सर्वप्रथम धातु मुद्रा का चलन शुरू हुआ। जब वस्तु मुद्रा का जो चलन है वो खत्म हुआ तो धातु मुद्रा का चलन शुरू हुआ था। इसमें क्या था, लोहा था, तांबा, पीतल, सोना और चांदी का प्रयोग होने लगा। भारत में सबसे पहले चांदी के सिक्के बने। सबसे पहले किसके सिक्के बने थे, चांदी के सिक्के बने थे। कौन बनवाया था, तो दिल्ली की गद्दी पर बैठे शेर शाह सूरी ने ऐसा ही एक चांदी का सिक्का चलाया जिसे नाम रुपया दिया गया। तो ये पूछ सकता है कि जो रुपया है उसका चलन जो है उसको सबसे पहले किसने शुरू किया, तो हम लोग बोलेंगे शेर शाह सूरी ने शुरू किया। आगे देख लेते हैं। आगे एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य। जो मुगल साम्राज्य थे उन्होंने क्या किया था कि सोने की मुहर, जो मुहरें होती थी वो सोने की होती थी, और चांदी का रुपया, जो रुपया होता था वो चांदी का होता था, और तांबे के बना हुआ दाम चलाता था। मतलब जो मुगल साम्राज्य थे उन्होंने जो मुहरें थी उनके टाइम की वो सोने की बनी हुई थी, और जो रुपए थे वो चांदी के बनाए गए थे, और जो दाम चलता था वो तांबे के थे। तो पूछ सकता था जो दाम होता था उस टाइम का वो किससे बना होता था, तो आप लोग को बोलना है वो तांबे से बना हुआ था। आगे देख लेते हैं। आगे है दक्षिण भारत में सोने के बने सिक्के, हुड और पड़म का चलन था, परंतु आज जो सिक्के चलते हैं वो एल्यूमिनियम तथा निकिल के बने होते हैं। ऐसा क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होती है, बनाने में इनमें लागत कम होती है। तो अभी जो चल रहे हैं जो सिक्के वो किसके बने होते हैं, एल्यूमिनियम और निकिल के बने होते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे है कागजी मुद्रा। कागजी मुद्रा किसे कहते हैं, जो मुद्रा जो कागज के रूप में होती है उसको हम लोग कागजी मुद्रा कहते हैं, जिसको हम लोग नोट बोलते हैं। भारत में कागज के नोट छपवाने तथा जारी करने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को है। ये भी बात हम लोग याद रखेंगे कि जो नोट छपवाने और वितरित करने का जो कार्य होता है वो कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है, RBI करता है। तो ये रहा आपका कागजी मुद्रा। आगे देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मिल जाए तो। देखिए एक होता है प्लास्टिक मुद्रा। खरीद बिक्री के लिए बैंक अपने ग्राहकों को ATM सह डेबिट कार्ड जारी करता है, इसे प्लास्टिक मुद्रा भी कहा जाता है। ये सब क्या है, ये प्लास्टिक के रूप में है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको प्लास्टिक मुद्रा हम लोग कहते हैं। आगे देख लेते हैं। तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। चैप्टर नंबर 5 हमारा है हमारी सरकार।
अब इसको पढ़ लेते हैं। सरकार क्या है, तो देखिए क्या होता है कि विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। मतलब बहुत सारे जो क्षेत्र होते हैं उनमें कार्य करने के लिए जो भी आदमी नियुक्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरकार कहते हैं। सरकार का काम है कि देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना, देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन, शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है जैसे सूखा, बाढ़ या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। तो सरकार का काम यही है। आगे है नियम या कानून बनाने का काम व्यवस्थापिका करती है। बनाए गए नियम के लिए गए निर्णय को सभी पर लागू करने का काम कार्यपालिका करती है। व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका सरकार के अंग हैं। अगर और क्या है, न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो होते हैं वो सरकार के अंग होते हैं। जो सरकार के स्तर होते हैं वो कौन कौन से स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं। एक होता है आपका स्थानीय सरकार, उसके ऊपर होता है राज्य सरकार और उसके ऊपर होता है केंद्र सरकार। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे स्थानीय सरकार की बात करें, जैसे पटना आपका है, तो पटना आपका शहर है, तो वहाँ की जो सरकार होगी उसको हम लोग स्थानीय सरकार कहेंगे। वहीं अगर बिहार की बात करें, पूरे बिहार राज्य की, तो उसको हम लोग राज्य सरकार कहेंगे। और बिहार क्या होता है, भारत के अंतर्गत आता है, तो जो भारत रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे केंद्र सरकार। आगे देख लेते हैं। जो केंद्र सरकार होती है सभी राज्यों के लिए विकास का कार्य करती है, ये बात सही है। आगे है केंद्र शासित प्रदेश। कुछ प्रदेशों पर केंद्र का सीधा शासन एवं नियंत्रण होता है, ये केंद्र शासित प्रदेश कहलाते हैं। चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि। देखिए केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं, इनमें क्या होता है, सरकार का सीधे सीधे कंट्रोल होता है। और अभी हमारे जो देश में केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब यूनियन टेरिटरी जो है, वो संख्या में कितनी है, 8 है और 28 राज्य हैं। आगे देख लेते हैं। लोग जो होते हैं वो सरकार चुनने के लिए मतदान करते हैं, ऐसी सरकार को लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। देखिए हमारा जो प्रस्तावना है उसमें एक लोकतांत्रिक वर्ड दिया गया है, उसका मतलब यही होता है कि लोगों द्वारा चुना गया। एक होता है राजतंत्र, इसमें क्या होता है, इसमें होता है जो सत्ता का जो हस्तांतरण होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी होती है। इस प्रकार शक्ति का हमेशा जनता के हाथ में रहती है, ये जो लोकतांत्रिक सरकार होती है। बाकी है कि इससे अलग भी एक सरकार होती है जिसे राजतंत्र कहते हैं। राजतंत्र में सत्ता क्या होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। आगे देख लेते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है क्योंकि हमारे देश में क्या होता है, चुनाव होता है। इसमें जनता अपना प्रतिनिधि मतदान के द्वारा चुनती है। लोग खुद सरकार को अपने प्रतिनिधि द्वारा शामिल होकर शासन करते हैं। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, खुद से सरकार चुनते हैं अपना। आगे है लोकतंत्र का विचार कैसे आया, हमारे मन में लोकतंत्र का विचार कैसे आया। तो जो अंग्रेज थे वो क्या करते थे, कुछ शिक्षित और संपत्तिशाली व्यक्तियों को ही मत के प्रयोग का अधिकार दिए थे। मतलब जो लोग शिक्षित थे या फिर जिनके पास संपत्ति थी, पहले क्या था, वोट वही लोग दे सकते थे। लेकिन महात्मा गांधी ने 1931 में यंग इंडिया, देखिए इनकी पत्रिका का नाम है यंग इंडिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। और उन्होंने कब लिखा था, 1931 में लिखा था यंग इंडिया पत्रिका में। क्या लिखा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वो वोट नहीं दे सकते हैं। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता है, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। तो देखिए ये गांधी जी का कथन था और कहाँ छपा था, यंग इंडिया में छपा हुआ था। आगे है कि लोकतांत्रिक देशों में सभी महिलाओं को भी मत देने का अधिकार होना चाहिए, महिलाओं को भी भाग लेना चाहिए वोट देने में। आगे आपका एक दिया गया है 1902 में ऑस्ट्रेलिया में, 1920 में अमेरिका में, 1928 में इंग्लैंड और इसके बाद फ्रांस, भारत, इटली, जापान आदि देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। अब देखिए इसमें कई देशों के नाम दिए लेकिन हमको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया वाला, क्योंकि सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। आगे है भारत में सभी औरतें, मर्दों, अमीर या गरीब तथा अभिवंचित वर्ग के लोग मत दे सकते हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। इसी आधार को सार्वभौम वयस्क मताधिकार कहते हैं। तो अभी क्या है, इंडिया में सभी लोग वोट दे सकते हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे औरत हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी हो वो वोट दे सकता है अगर वो 18 साल से अधिक का उम्र का है तब। आगे देख लेते हैं क्या है, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, जो सरकार होती है उसको कौन कौन से मुख्य तत्व होते हैं। तो लोकतांत्रिक सरकार 3 आधारभूत सिद्धांतों पे काम करती है। कौन कौन सा, लोगों की भागीदारी हो, समस्याओं का समाधान हो, समानता एवं न्याय इसके प्रमुख सिद्धांत हैं।
तो जो सरकार हमारी होती है इन्हीं आधारभूत संरचनाओं पे काम करती है। आगे देख लेते हैं, जब भी सरकार चुनी जाती है तो फिर कितने साल के लिए, 5 साल के लिए चुनी जाती है, हम लोग इसको भी याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं, आगे हमारा है कि इस लोकतांत्रिक सरकार में जनता सरकार बनाने से लेकर सरकार के कार्यों की समीक्षा में भी भागीदारी करती है। मतलब जो जनता होती है सरकार को चुनने का भी काम करती है और उनके कार्यों की भी समीक्षा भी करती है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे ताकि हिंसा का रूप नहीं ले। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जितने भी विवाद हो रहे हैं समाज में उनका जो है वो निस्तारण करे। आगे है, कई स्तर पर विवाद होता है, ग्रामीण या राष्ट्रीय। जैसे यहाँ पे एक फैक्ट दिया गया है कि जो कृष्णा और कावेरी नदी विवाद है वो 2 राज्यों के बीच में है, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। तो कृष्णा कावेरी जो जल विवाद है हम लोग याद रखेंगे कहाँ कहाँ है, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है। वहीं अगर हम लोग सतलुज नदी विवाद की बात करें तो ये हरियाणा और पंजाब में है। तो यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे कि 2 नदियों के बारे में फैक्ट दिया गया है, इसको हम लोग याद कर लेंगे क्योंकि एग्जाम में ये पूछ सकता है। आगे है कि समानता बिना न्याय संभव नहीं है। लोकतांत्रिक सरकार समानता एवं न्याय के लिए कटिबद्ध होती है। ये बात बिल्कुल सही है कि जहाँ समानता होती है वहीं न्याय होता है। आगे दिया गया है कि लोकतांत्रिक सरकार लोक कल्याण का भावना पर आधारित होती है, जो स्वतंत्रता, समानता, न्याय एवं बंधुत्व की अवधारणाओं को प्रश्रय देती है। तो यहाँ कौन कौन सा अवधारणा है, समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व। ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। हमारा अगला चैप्टर है स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार मतलब ग्राम पंचायत के बारे में बात किया गया है यहाँ पे, स्थानीय सरकार के बारे में। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ दिया गया है कि गांवों, टोलों या मोहल्लों में ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी खास व्यक्ति की नहीं होती है। इनका उपयोग सभी व्यक्ति करते हैं, जिस कारण ऐसे चीज़ों को सार्वजनिक कहते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं सार्वजनिक चीज़ें जो जिनका उपयोग सभी लोग करते हैं। यहाँ पे दिया गया है मतदाता सूची के बारे में दिया गया है कि कौन बनाता है। तो देखिए, एक होता है BLO, बूथ लेवल ऑफिसर जो होता है BLO, वो क्या करता है, मतदाता सूची, वोटर लिस्ट में लोगों का नाम जोड़ने के लिए काम करता है। यहाँ पे दिया गया है कि जो व्यक्ति है वो कहाँ आया था, गांव में आया था और लोगों का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ रहा था। तो जो BLO होता है उसका कार्य क्या होता है, मतदाता सूची में लोगों का नाम ऐड करना। क्या क्या ऐड करता है, वो लोगों की उम्र ऐड करता है कि लोग 18 वर्ष या उससे अधिक हुए कि नहीं, ये क्या देख करके वो लोगों का उम्र ऐड करता है, लोगों का नाम ऐड करता है। यहाँ पे बिहार के बारे में दिया गया है, बिहार राज्य में पंचायत की स्थापना गांव की आबादी के आधार पर की गई है। ग्राम पंचायत के लिए यह आवश्यक है कि वहां की जनसंख्या कम से कम 7,000 से अधिक हो। मतलब एक गांव में ग्राम पंचायत अगर बनाना है तो वहाँ की जो जनसंख्या है वो 7,000 से अधिक होगी, तभी वहाँ पे ग्राम पंचायत बनेगा। आगे है, एक ग्राम पंचायत एक गांव या एक से अधिक गांवों को मिलाकर बनती है। जो ग्राम पंचायत होती है वो एक गांव की भी हो सकती है और एक से अधिक गांवों की भी हो सकती है। और क्या है, ये इसमें बोला गया है कि एक ग्राम कई पंचायत वार्डों में विभक्त होता है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जिसको वार्ड सदस्य कहा जाता है। इसी प्रकार पंचायत क्षेत्र के सभी व्यक्ति मिलकर मुखिया का चुनाव करते हैं, जो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। तो यहाँ पे प्रधान का जो कार्यकाल है वो कितना होता है, 5 वर्ष तक होता है। तो हम लोगों ने पता किया कि जो ग्राम पंचायत होता है उसमें कैसे होता है, वो लोगों से मिलके बनता है। आगे देख लेते हैं, ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का सचिव होता है, इससे पंचायत सचिव भी कहते हैं। जो ग्राम पंचायत का सचिव होता है वो ग्राम सभा का भी सचिव होता है और उसको हम लोग पंचायत सचिव कहते हैं, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। आगे दिया गया है आरक्षण की व्यवस्था के बारे में कुछ दिया गया है, पढ़ लेते हैं। आरक्षण व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है, इसका निर्धारण स्थानीय स्तर पर जिला पदाधिकारी करते हैं। मतलब ऐसे तो जो आरक्षण की व्यवस्था है वो सरकार द्वारा की गई है, लेकिन स्थानीय स्तर पे कौन करता है, जिला पदाधिकारी करते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ सीटें आरक्षित की गई हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, महिलाओं के लिए सीटें आती हैं। तो आगे दिया गया है कि यहाँ पे क्या दिया गया है, इसके साथ साथ महिलाओं के लिए सभी पदों की आधी सीटें 50% आरक्षित की गई हैं। मतलब 50% सीटें जो होती है वो महिलाओं के लिए है। आगे है कि ग्राम पंचायत के कार्य कौन कौन से हैं। तो ग्राम पंचायत के बहुत सारे कार्य हैं, कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो ग्रामीण विकास योजनाओं का क्या होना, क्रियान्वयन करना। दूसरा है कृषि, पशुपालन, सिंचाई और मछली पालन को बढ़ावा देना होता है। आगे है आपका ग्रामीण आवास, जिसको हम लोग इंदिरा आवास बोलते हैं। पेयजल, सड़क, घाट, बिजली की व्यवस्था, बाजार, मेले इत्यादि का
प्रबंध करना, स्वास्थ्य सेवा, परिवार कल्याण और विकलांग कल्याण की योजनाओं को मदद करना, कुआं, तालाबों, पोखरों आदि का निर्माण करना, सहकारिता, कृषि भंडारण और तथा बिक्री की व्यवस्था करना। ये सब किसका कार्य होता है? ग्राम पंचायत का कार्य होता है। आय क्या होता है? जो ग्राम पंचायत के लोग होते हैं उनका आय कहाँ से होता है? तो आय के दो प्रमुख स्रोत होते हैं। कौन कौन सा? एक क्या होता है? कर के रूप में, जो कर ये लोग वसूली करते हैं। दूसरा क्या होता है? जो सरकार उन्हें देती है। दूसरा होता है अनुदान से प्राप्त होता है। अनुदान मतलब जो सरकार उनको देती है अनुदान के रूप में, वो होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे नगरों का स्थानीय शासन। अभी हम लोग गांव गांव के बारे में पढ़ा गया है, अब हम लोग पढ़ेंगे नगरों के बारे में। तो यहाँ दिया गया है, बड़े शहरों के लिए नगर निगम होता है, छोटे शहरों के लिए नगर नगर परिषद होता है, जिसको हम लोग नगर पालिका भी बोलते हैं, तथा कस्बाई शहरों के लिए क्या होता है? नगर पंचायत की स्थापना की गई है। बिहार राज्य जो है उसमें कोई भी महानगर नहीं है, बड़ा नगर नहीं है, इसलिए क्या है, यहाँ पे केवल नगर निगम है जो कि बड़े शहरों के लिए होती है, नगर परिषद है जो कि छोटे शहरों के लिए होती है, और नगर पंचायत है जो कि कस्बों के लिए होती है। नगर परिषद मध्यम स्तर के शहरों जिसकी जनसंख्या 40,000 से लेकर 2 लाख तक होती है। मतलब जो नगर परिषद होता है वो क्या बनता है? जहाँ जनसंख्या 40,000 से लेकर 2 लाख तक की होती है वहीं पे वो लोग बनाते हैं। देखिए यहाँ पे पटना नगर निगम के बारे में दिया गया है कि जो इसकी स्थापना है वो 1952 में की गई थी। ये इंपॉर्टेंट करने वाले पॉइंट है क्योंकि ये पूछ सकता है। कहाँ कहाँ है? मुजफ्फरपुर में है, भागलपुर में है, दरभंगा, गया, आरा, बिहार शरीफ, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर में भी ये इनकी स्थापना की गई है। आगे हम लोग देख लेते हैं क्या दिया गया है। देखिए आगे कुछ पॉइंट है नगर निगम या फिर नगर परिषद के बारे में। यहाँ दिया गया है, नगर को आबादी के अनुसार कई भागों में बांटा गया है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? वार्ड कहते हैं। पटना नगर को 72 क्षेत्रों वार्डों में बांटा गया है। यहाँ याद कर लेने वाली बात है कि जो पटना है उसको हम लोग 72 वार्डों में हम लोग डिवाइड कर दिए हैं। सभी वार्डों में एक एक व्यक्ति चुनकर आते हैं, वे वार्ड काउंसिलर या पार्षद कहलाते हैं। अधिकतर लोग पार्षद ही बोलते हैं उनको। सभी पार्षदों का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। नगर परिषद अपने निर्वाचित सदस्यों में से ही एक को महापौर और एक को उप महापौर चुनते हैं। तो देखिए जो पार्षद होते हैं वही क्या करते हैं? वही अपने में जो चुने हुए सदस्य होते हैं उन्हीं में से एक महापौर और एक उप महापौर चुनते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे है कि महापौर जो होता है वो नगर परिषद का अध्यक्ष होता है एवं सभापति होता है। नगर परिषद की बैठक प्रत्येक माह होती है। कब होती है? प्रत्येक महीने में होती है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नगर निगम के प्रशासक के लिए एक नगर आयुक्त होता है जो आमतौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा स्तर के पदाधिकारी होता है। नगर आयुक्त नगर निगम का मुख्य प्रशासक है। तो जो नगर निगम होता है उसका जो मुख्य प्रशासक होता है वो कौन होता है? नगर आयुक्त होता है। और वो क्या होता है? भारतीय प्रशासनिक सेवा स्तर का पदाधिकारी होता है। आगे इनके कार्य कौन कौन से हैं? जो नगर निगम है उनके कौन कौन से कार्य हैं? तो कार्य में देख लेते हैं हम लोग। जल, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी कार्य होते हैं, सार्वजनिक सुविधा के लिए कार्य होते हैं, विकास संबंधी कार्य होते हैं, और कौन कौन से कार्य हैं? शिक्षा संबंधी कार्य होते हैं, प्रशासनिक कार्य होते हैं, जैसे किसी की मृत्यु हो गई, जन्म हो गया तो पंजीकृत करना, आपातकालीन कुछ कार्य होते हैं जैसे आग लग गई, बाढ़ आने से रोकने का प्रयास करना, ये सब। पर्यावरण सुरक्षा के लिए कुछ कार्य होते हैं जैसे वृक्षारोपण करना, उसकी देखभाल करना, झुग्गी झोपड़ियों, मलिन बस्तियों का विकास करना, और भी कुछ बहुत सारे काम होते हैं। विविध कार्य के अंतर्गत हम लोग लेते हैं, जैसे जमीन हो गया, मकान हो गया, उसका संरक्षण करना, नक्शा बनाना, जनगणना करना, यही सब। आगे देख लेते हैं क्या दिया है। सूरत की कहानी। पहले क्या था? देखिए सूरत की कहानी दिया गया है, वैसे हम लोग को कुछ पढ़ना है नहीं इसमें, बस ये देखना है कि 1994 में जो सूरत था वो भारत का सबसे गंदे शहरों में से एक था, लेकिन अब क्या है, जो सूरत है वो काफ़ी साफ सुथरा हो गया है। आगे देख लेते हैं, जो नगर निगम होते हैं उनके आय के साधन कौन कौन से होते हैं? आय के साधन, नगर निगम के आय के साधन इस प्रकार है। कौन कौन से हैं? पहले हो गया आपका मकान एवं दुकान तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त कर। दूसरा है सरकार द्वारा प्राप्त होने वाले अनुदान जो होते हैं उससे भी इन लोग का आय होता है। तीसरा है कि अन्य विभिन्न तरीकों के लिए जैसे शुल्क, जैसे होल्डिंग हो गया, मोबाइल टावर हो गया आदि पर लगाया जाने वाला शुल्क। नगर निगम कर्ज भी ले सकती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नगर निगम होता है वो कर्ज भी ले सकता है। आपको स्टेटमेंट में दे के ये पूछ सकता है कि जो नगर निगम होता है उसके आय साधन कौन कौन से होते हैं, तो वहाँ आपका दिया रहेगा कि क्या ये कर्ज भी ले सकते हैं। तो हमारा आंसर रहेगा कि हाँ ये कर्ज भी ले सकते हैं। तो अब ये हमारा लास्ट चैप्टर है सड़क सुरक्षा के उपाय। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें कई सैम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे।
तो पहले पढ़ लेते हैं। देखिए जो लाल बत्ती होती है उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है ठहराओ, मतलब रुक जाइए। जो हरी बत्ती होती है उसका मतलब क्या होता है कि आगे बढ़िए, उसका मतलब होता है आगे बढ़िए। जो पीली बत्ती होती है उसका मतलब क्या होता है कि वाहनों के सतर्कता के साथ आगे बढ़ने के लिए, मतलब आप सतर्क होकर आगे बढ़िए। आगे के दिया गया है कि जो फुटपाथ होता है उसके बारे में दिया गया है, सड़क के पार्श्व भाग में पद यात्रियों को चलने के लिए निर्धारित स्थान होता है। सपोज करते हैं ये हमारा सड़क है, तो इसके किनारे किनारे पदयात्रियों को जाने के लिए स्थान होता है, उसी को हम लोग फुटपाथ बोलते हैं। आगे हमारा है कि जेब्रा क्रॉसिंग। देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारा। तो यहाँ पे दिया गया है पैदल यात्री को सड़क पार करने के लिए जिस संकेतक का प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। देखिए इसका नाम जेब्रा क्रॉसिंग क्यों पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सफेद एवं काले रंग की मोटी रेखाएं एकांतर क्रम में एक दूसरे के समांतर खींची जाती हैं, जो कि जेब्रा जानवर के शरीर पे बनी धारियों के सदृश होती है। मतलब इस प्रकार से क्या होता है, व्हाइट और ब्लैक कलर की पट्टियां लगी होती हैं, जिनको जो जेब्रा होता है उस जंतु की तरह होता है, इसलिए इसका नाम हम लोग जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं इसका। आगे देख लेते हैं हम लोग। देखिए जो रेलवे क्रॉसिंग होती है उसके बारे में दिया गया है। जो रेलवे क्रॉसिंग होती है दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होता है मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग और एक होता है रक्षित रेलवे क्रॉसिंग। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग एक ऐसा रेलवे क्रॉसिंग है जहाँ सुरक्षा के लिए कोई भी गार्ड नहीं होता है, मतलब यहाँ पे जो ह्यूमन बींग है वो आराम से आ जा सकता है। दूसरा है रक्षित रेलवे क्रॉसिंग, यहाँ पे गार्ड सुरक्षा कर रहा होता है। रेल आने की सूचना भी देते हैं ये लोग और फाटक भी बंद कर देते हैं। जैसे हम लोग कभी जाते हैं तो रास्ते में देखते होंगे आप लोग कि जब रेल आती है तो जो फाटक होता है वो बंद कर देते हैं, लोगों को जाने नहीं देते हैं। तो वो क्या होता है, रक्षित रेलवे क्रॉसिंग के अंतर्गत आता है। यहाँ पे कुछ यात्रा के संकेत दिए गए जिसको जानना जरूरी है। यहाँ पे देखिए अगर कुछ इस प्रकार से सिंबल रहेगा तो इसका मतलब है रुकिए। जेब्रा क्रॉसिंग में तो मैंने बताया आपको कि इस प्रकार से लगा रहता है, ब्लैक और वाइट कलर की पट्टियाँ लगी होती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। और आपका अगर पी लिख करके इस प्रकार से बना हुआ है एरो, तो इसका मतलब होता है जो दाहिने में है, राइट साइड में क्या है, पार्किंग है, पी से पार्किंग होता है। और यहाँ पे क्या बना है, अगर हॉर्न बन करके यहाँ पे इस प्रकार से कट किया गया है, इसका मतलब होता है बजाना निषेध है। अगर सिर्फ गोला रहता तो ठीक है, मतलब बजा सकते हैं, लेकिन अगर इस प्रकार से काट दिया गया है मतलब वो निषेध है। आगे दिया गया है अस्पताल, इस प्रकार से अगर सैंबल बना रहेगा तो इसका मतलब होता है हॉस्पिटल है। अगर इस प्रकार से सैंबल बना है इसका मतलब प्राथमिक उपचार केंद्र है आसपास में। आगे देख लेते हैं हम लोग, अगर इस प्रकार से एरो बना रहता है और उसको हम लोग इस प्रकार से कट कर देते हैं, इसका मतलब प्रवेश जो है वो निषेध है, नो एंट्री है। और अगर यहाँ पे हॉर्न बना हुआ है और काटा हुआ नहीं है तो मतलब हाथ बजाना अनिवार्य है। आगे है कि पार्किंग निषेध, अगर इस प्रकार से बना हुआ है सैंबल तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे पार्किंग नहीं कर सकते हैं। आगे है कि पदयात्री निषेध, मतलब यहाँ पे देखिए एक पदयात्री बना हुआ है और कट का निशान लगा हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे जाना जो है अलाउ नहीं है। अगला है कि साइकिलिंग क्रॉसिंग, यहाँ पे साइकिल बन के बना हुआ है तो यहाँ पे साइकिल वाले जा सकते हैं। यहाँ अगर ऐसे बना रहता है और उसमें एक बच्चा रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आगे स्कूल है। तो जो बाइक वगैरह होते हैं, जो यातायात साधन होते हैं, उनको धीरे चलाना है। तो यहाँ पे कुछ आपके प्रश्नावली दी गई है, जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन हो सकता है, पूछ दे, कोई चित्र दे देगा और पूछेगा कि ये चित्र क्या दिखाता है, क्या रोके के लिए दिखाता है, पार्किंग के लिए दिखाता है या फिर आगे अस्पताल के लिए दिखाता है। तो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, ये रुकने के लिए बोल रहा है। दूसरा क्या है, अगर इस प्रकार दिखाई देगा तो मतलब जेब्रा क्रॉसिंग है, यहाँ पैदल यात्री जो है वो जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस कर रहा है। अगर पी बन के एरो है तो इसका मतलब क्या है, दाहिने तरफ पार्किंग है, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है दूसरा वो सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे हमारा है कि जो यहाँ जो चिन्ह है वो क्या है, इस प्रकार से बना हुआ है तो इसका मतलब हार्न जो है वो प्रतिबंधित है। यहाँ पे दिया है अनिवार्य है, बजा सकते हैं, प्रतिबंधित है। तो यहाँ पे क्या है, इस प्रकार से बना हुआ है क्रॉस, इसका मतलब ये प्रतिबंधित है। आगे दिखा रहा है कि निम्न में से किस चीज़ को दर्शाता है, तो क्या ये प्राथमिक उपचार केंद्र दर्शाता है, विश्राम स्थल या फिर अस्पताल है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ये किसका सैंबल है, ये रहा अस्पताल का, और ये आपका सातवां जो है वो रहा आपका प्राथमिक उपचार केंद्र का। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे दिया गया है एक क्वेश्चन कि जेब्रा लाइन का अर्थ है वो क्या होता है। पहला ऑप्शन है वाहन रोके, दूसरा है पदयात्री क्रॉसिंग और तीसरा है वाहन को प्राथमिकता। तो जो पढ़ा रहेगा वो आराम से कर लेगा। जेब्रा क्रॉसिंग का मतलब होता है पदयात्री जो होते हैं वो क्रॉस कर सकते हैं। आगे दिया गया है अगर रेड लाइट जलेगी तो क्या करना है, तो रेड लाइट चलाता है तो क्या होता है, सतर्कता के साथ वाहन चलाएं या फिर रोकें या फिर धीरे चलें। तो हम लोग जानते हैं कि वाहन रोकने के लिए रेड लाइट जली होती है। आगे है इस प्रकार से ये है, और
इसको बोला गया है, इस प्रकार से कट कर दिया गया है, मतलब प्रवेश को निषेध कर दिया गया है। और यहाँ हॉर्न बनाया हुआ है, इस प्रकार से कट नहीं है, इसका मतलब हॉर्न बजाना अनिवार्य है। अगला है आपका गोला बना के काट दिया गया है, इसका मतलब पार्किंग यहाँ पे क्या है, प्रतिबंधित है। आगे हमारा है वाहन, चलते वाहन पर चढ़ना या उतरना सभी वाहनों के लिए प्रतिबंधित होता है। हम लोग चलते वाहनों पर न चढ़ सकते हैं, ना ही उतर सकते हैं। हॉर्न का उपयोग प्रतिबंधित है। अस्पताल एवं न्यायालय के पास, जहाँ भी अस्पताल है और न्यायालय है वहाँ पे हॉर्न बजाना प्रतिबंधित होता है। आगे दिया गया कौन सा ये चित्र है, यहाँ पे क्या है, पदयात्री दिखाया गया है। यहाँ पदयात्री क्या है, प्रतिबंधित है, क्योंकि इस प्रकार से यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है। आगे देख लेते हैं, यहाँ देखिए जो आपका 60 नंबर का है वो क्या कह रहा है, साइकिलिंग जो है वो यहाँ पे साइकिलिंग क्रॉसिंग को दिखा रहा है। अगला 70 है कि जब कोई स्कूल बस छात्रों को चढ़ा या उतार रहा हो तब क्या करना चाहिए, हॉर्न बजाएं और बढ़ जाएं, धीरे धीरे सतर्कता के साथ बढ़ें क्योंकि छात्र में एकाएक सड़क पार करने की संभावना होती है। तीसरा हमारा है कोई विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए, तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो सबसे सही है, धीरे धीरे सतर्कता के साथ चलना चाहिए हमें। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये जो आपका चिन्ह यहाँ पे दिया गया है वो किस चीज़ का चिन्ह है, तो हम लोग जानते हैं कि स्कूल आगे है उसका चिन्ह है। आगे है यदि कोई चौराहा पर आप पीला बत्ती सिग्नल देखते हैं तो क्या करेंगे, वाहन रोक देंगे, क्योंकि जो पीली बत्ती होती है वो ये कहती है कि सतर्कता से साथ आगे बढ़ें, तो वाहन धीरे, ये हम लोग ऑप्शन नंबर जो थर्ड है उस पर टिक करेंगे, वाहन धीरे कर सतर्कतापूर्वक आगे बढ़ें। वाहन रोक दें वो तो आपका रेड बल्ब के लिए होता है। आगे देख लेते हैं लाल बत्ती के लिए, लाल बत्ती का ट्रैफिक सिग्नल को दर्शाता है कौन सा, रोकें जब तक कि हरी बत्ती सिग्नल न जल जाए। आगे देख लेते हैं बस में यात्रा करते समय शरीर का कोई भी अंग बस से बाहर नहीं निकालना चाहिए, ऐसा क्यों, क्योंकि यह असुरक्षित होता है। आगे है बस के पायदान पर यात्रा करना असुरक्षित होता है, जहाँ हम लोग बस पर जब चढ़ते हैं हम लोग उसको हम लोग बोलते हैं बस का पायदान, तो वहाँ जब बैठते हैं तो वो क्या होता है, असुरक्षित होता है। आगे दिया गया है सड़क पर खेलना किस स्थिति में सुरक्षित होता है, सड़क पर खेलना किसी भी स्थिति में सुरक्षित नहीं होता है क्योंकि गाड़ी कभी भी आ सकती है। अगला है हरा यातायात लाइट दर्शाता है वाहन के चलने का संकेत करता है, जब भी ग्रीन लाइट जलती है तो इसका मतलब वाहन को आगे चलाना है हमें। अगला हमारा है पीला लाइट जो होता है वो क्या दिखाता है, रोकने के लिए, चलने के लिए या फिर सतर्कता के साथ आगे बढ़ने के लिए, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा है वो सही हो जाएगा, वाहन के सतर्कता के साथ आगे बढ़ने के लिए दिखाता है ये। तो शायद ये खत्म हो गया, हाँ ये खत्म हो गया। यहाँ पे वंदे मातरम का गीत दिया गया है। अच्छा एक क्वेश्चन बताइए कि जो वंदे मातरम है उसको लिखा कौन है, इसका आप लोग जो आंसर है उसको कमेंट में बताइए। आगे क्या है, राष्ट्रगान आपका है, तो आप दूसरा क्वेश्चन का आंसर दीजिए, राष्ट्रगान को किसने लिखा है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, फिर किसी चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।